Good afternoon, everyone. All the students, innovators, startups, and all present here. I would like to welcome you all on the behalf of iHub, Government of Gujarat, and the Department of Higher and Technical Education to this special webinar series by our special guest, Padma Shri Milind Kamble sir, who is the founder chairman of Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry. Welcome, sir. Entire Gujarat ecosystem is willing to learn and hear from you. We also have Sri M. Nagarajan sir, the Commissioner of Higher Education and Honorary Executive Director at iHub Gujarat. Prior to this, he was the CEO of Surat Smart City Project. He is an IS officer of 2009 batch. He is working on various issues related to education, public health, and rural development. He believes that everyone is genius in his or her own way. It's take the education to mold it in its way. Before I formally introduce Sri Milind sir, I request Sri M. Nagarajan sir to give his remarks. Sir. Thank you, Dhananjay. I extend a very warm welcome to Dr. Milind Kamble, जिन्होंने बहुत ही पाथ ब्रेकिंग एंड पायनियरिंग वर्क किया है फॉर दी अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और स्पेशली इन एरिया जहां पे उनको आगे आना है जो एंटरप्रेन्योरशिप में है और एंटरप्रेन्योरशिप दलित के जो कम्युनिटी हैं उनके लिए स्पेशली एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी उन्होंने बनाया और काफी इम्पैक्टफुल काम किया है। इसकी वजह से उनको भारत सरकार ने पद्मश्री का भी अवार्ड दिया है और उससे नहीं और आगे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में इनोवेशन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके अनुभव से आज हम सबको सीखने को मिलेगा। और एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से मैं आपको बहुत ही हृदय से स्वागत करता हूं। सर, iHub में स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी का काम होता है और यहाँ पे स्टूडेंट को कॉलेज की टाइम में ही जॉब क्रिएटर बनने का एक हम मौका देने की ट्राई कर रहे हैं कि जॉब सीकर से वो ज्यादा जॉब क्रिएटर बने। हमारी आशा ये है कि एटलीस्ट 10% ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो एंटरप्रेन्योर बने, जॉब क्रिएटर बने, तो बाकी जो 90% लोग हैं उनको एक व्यवसाय और इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ जुड़ने का जो शक्ति है यही लोग भारत को प्रदान करेंगे। और अभी जो आत्मनिर्भर भारत की बात होती है और स्टार्टअप की हम जब बात करें तो दोनों को कंबाइन करने के लिए एक उत्तम प्लेटफॉर्म स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी और iHub प्रोवाइड करता है। कारण कि जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो हाईफाई चीजों के ऊपर लोग कैरी अवे हो जाते हैं कि ओला, उबेर, गूगल ऐसे बड़े नाम बात करते हैं, लेकिन स्टार्टअप का ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही होना चाहिए। स्टार्टअप वैसे भी हो सकता है जहां पे हम भारत का एक प्रॉब्लम को एक गांव का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है और लोकल सॉल्यूशन फॉर लोकल प्रॉब्लम, यही जो आत्मनिर्भरता की जो सार है उसको प्रैक्टिकली लाने के लिए और उसको रियलिटी करने के लिए ये iHub प्रयत्न करेगा। और हर एक कॉलेज में, हर एक तालुका में, गुजरात के हर एक कॉलेज के बच्चों को इसके माध्यम से हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उनके आइडिया को मार्केट तक ले जाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं माइंड टू मार्केट जर्नी। ये जर्नी को फैसिलिटेट कर रहे हैं और उनको एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे वो कॉलेज के साथ साथ अपने एंटरप्रेन्योरशिप की भी मेंटली तैयारी करें, उसको प्रयोग करें। और अगर उनको उसमें कुछ बाधा आई, हम सब जानते हैं कि 9 आउट ऑफ 10 स्टार्टअप्स फेल होता है, स्टार्टअप फेल हो सकता है, प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, लेकिन उसके अंदर का जो एंटरप्रेन्योर है वो जीत जाता है, तो वो अगला प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ने की क्षमता उसको 17 और 22 के बीच वाली जो आयु है उसी के अंदर प्रदान करने का ये एक कोशिश है। हमको ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि बहुत ही स्टार्टअप की जो स्टार्टअप इंडिया की मूवमेंट जब मोदी साहब ने चलाया तो पूरा इंडिया स्टार्टअप का गुणगान गाने लगा, लेकिन उसका फीडर कहाँ से आएगा, उसका बेस कहाँ से आएगा, उसका जो फनल है उसको बड़ा करने की हमारी जो प्रयोग है कि हम इतना बड़ा फनल करें ताकि अच्छे अच्छे और क्वालिटी स्टार्टअप जो है वो वेंचर कैपिटल रेडी बने। और आज आपके यहाँ आने से ये जो आयाम है, ये जो मुहिम है, इसमें SC और ST के कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं उसका भी एक सही विचार विमर्श हो सकता है और उसका भी नया आइडियाज। मैं जानता हूं कि हमारे कितने भी ट्राइबल इलाके के जो कॉलेज हैं वहां के प्रोफेसर जो लोग मेंटरिंग का काम करते हैं उनको भी आज आपसे प्रेरणा मिलेगा। उनको भी पता है कि एक दलित का बच्चा, एक ट्राइबल का बच्चा के अंदर की जो क्षमता है उसको बाहर लाने के लिए
उनको क्या कैटलिस्ट का काम करना चाहिए, ये भी आज विचार विमर्श हो सकता है और जरूर होना चाहिए। हम आपकी प्रेजेंटेशन के लिए राह देख रहे हैं। आपने हमारे लिए कीमती टाइम निकाला, तो पूरा गुजरात के जो युवाओं की तरफ से मैं आपको बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि हमें बहुत काम करना है, गांव-गांव में करना है, तालुका-तालुका में करना है, और हर कम्युनिटी के लोग भी इसमें जुड़ना चाहिए, ताकि ये ग्रोथ इंजन है और ये इंक्लूसिव और डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। और आपकी आज आगमन से ये जो प्रिंसिपल है, ये जो जरूरत है, वो पूरा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। Thank you so much for joining us, and I look forward to a very informative and enlightening session from you, sir. Thank you for joining us. Thank you. Thank you, sir, for putting us the context in the place. To give a short brief about Sri Milind Kamble, sir. He is a civil engineer, entrepreneur, policymaker, and a founder chairman of Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry. Dicky is the first, Indian industry chamber working to promote business leadership in the scheduled tribe and scheduled caste communities of India. It promotes the concept of fight caste with capital, with the motto, be the job givers, not the job seekers. Today, Dicky has more than 10,000 members who are self-made entrepreneurs and provide direct, indirect employments to the thousands of people beyond. Dr. Milind Kamble sir is the recipient of Padma Shri in 2013 and many more awards for his path-breaking work in the social engineering. Currently, he is the founder chairman at Dicky, chairman and board of governor in the IIM Jammu, chairman and advisory board at National SC/ST Hub Ministry of MSME. He is the co-chair of India Malaysia CEO Forum, which is with Ministry of Commerce and Industry, Government of India, and is also honorary member at governing body of board of EDII Ahmedabad. As there are a lot from him, which will take me around a day to give a brief bio. Right. So, sir, now not taking much time, we would love to hear from you. And now you may take this session further with your presentation. Thank you, sir. Okay. Yes, thank you, Mr. Sutar. और बहुत बहुत धन्यवाद नागार्जुन सर। और मैं गुजरात गवर्नमेंट के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है और उनकी ओर से जो ये आई हब जो चल रहा है, उन्होंने जो मुझे आज यहाँ पे बुलाया आप सबसे बात करने के लिए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं एक ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं कुछ मिनट सिर्फ आज की जो हमारी इकोनॉमी की क्या स्थिति है वो मैं आपको एक 2-4 मिनट में मैं सबसे पहले ब्रीफ करता हूं और फिर हम हमारे प्रेजेंटेशन को जाते हैं। तो देखिए, हम सबको पता है कि ये जो कोविड-19 वायरस की वजह से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बंद हो गई, हमारे देश की भी इकोनॉमी ठप जैसे हो गई थी। और अभी जैसे 31 मई के बाद में अनलॉक शुरू हुआ, तो धीरे धीरे इकोनॉमी जो है हमारी कमिंग बैक ऑन ट्रैक, जिसको हम कह सकते हैं कि अभी यह जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर खत्म हो गए। एक क्वार्टर तो कंप्लीट लॉकडाउन में चला गया, पेंडेमिक में, तो कोई बिजनेस तो नहीं हुआ। मगर जैसे ही सरकार ने अनलॉक शुरू किया तो धीरे धीरे इकोनॉमी जो है आगे बढ़ रही है। तो अभी अगर हम देखेंगे, ये सितंबर एंड जो हुआ है 2 क्वार्टर हमारे देश के, तो जिसमें सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि जो हमारा जीएसटी कलेक्शन जो है इस महीने का, वो 95,000 करोड़ का रहा है। और जो अगर इसको हम लास्ट ईयर के इस सितंबर को अगर कंपेयर करेंगे तो उससे भी थोड़ा ज्यादा है, तो ये हम लोग समझ सकते हैं। दूसरी जो बात है, जो कुछ पैरामीटर्स जो इंडस्ट्री के होते हैं,
जिसके ऊपर से हम ये जरूर समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, क्या हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो सीमेंट कंजम्पशन और स्टील कंजम्पशन ये बढ़ा है, डीजल और पेट्रोल कंजम्पशन बढ़ा है, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो भी बढ़ा है। तो ये जो है इसकी ऊपर से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसका मतलब है कहीं तो भी आउटपुट निकल रहा है। तो देखिए, सबसे अभी जो तेज ग्रोथ जिस सेक्टर में आ रही है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हमारे प्रोजेक्ट्स है उसमें भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज में इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए जो कुछ प्रावधान किए थे और कुछ अनाउंसमेंट थे, तो उसमें भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इक्विटी को इन्फ्यूज किया है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है बड़े तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, हमारा जो हाउसिंग सेक्टर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग ये बहुत बड़े सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वह एम्प्लॉयमेंट में है और बहुत सारी चीजों में उसमें लगता है। तो ये दो सेक्टर जो है, हाउसिंग सेक्टर ने लगभग 40% की ग्रोथ जो है वो दर्ज की है। तो ये लगभग दो सेक्टर। और अभी जो कुछ सामने आ रहा है वो ये है कि हमारी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री जो है, जिसमें जेसीबी हम उसको कह सकते हैं, तो ये बड़ी तेजी से उनका सेल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री का हो रहा है। दूसरा, हेवी व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स ये दोनों जो है, यानी कि बड़े ट्रक लॉरी जिसको हम कह सकते हैं, ये हेवी व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दोनों का भी सेल बढ़ा है। तो आप देखेंगे तो सीमेंट और स्टील इसका कंजम्पशन बढ़ा है। इसका मतलब है इसके ऊपर जो डिपेंडेंट जो माइनिंग सेक्टर होता है, जो स्टील के लिए आयरन ओर लगता है और कोल लगता है, सीमेंट के लिए भी सीमेंट के जो क्वारीज है वो लगते हैं। तो इसका कंजम्पशन बढ़ा है। इसका मतलब है माइनिंग को भी सपोर्ट मिला है, माइनिंग में लगने वाले जो व्हीकल्स है वो चल रहे हैं। तो लगभग अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे जो हमारी इकोनॉमी है वो ट्रैक पर आ रही है, ऐसे महसूस हो रहा है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी जो है, हमारा जो करंट अकाउंट जो है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट, तो हमारा करंट अकाउंट ऑलवेज डेफिसिट में होता है, मगर पहली बार अभी इस सितंबर के जो नतीजे हैं, हमारा करंट अकाउंट बैलेंस में आया है। बैलेंस इसका मतलब है हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है और इंपोर्ट कम हुआ है। लगभग 26 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट हुआ है और इंपोर्ट लगभग 16 बिलियन डॉलर का। तो पहली स्थिति ऐसी देश में दिख रही है जिसके माध्यम से करंट अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट ही जिसको बोला जाता था, वो करंट अकाउंट बैलेंस में आ रहा है। ऐसे कुछ चीजें जो हम जो देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके ऊपर से हमें ये लग रहा है कि इकोनॉमी जो है हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो हमें थोड़ा निश्चिंत रहना चाहिए। हम सब लोग स्टार्टअप है, स्टूडेंट है, यूथ है, सबको एक चिंता लगी थी कि इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी, जो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जो है वो कैसे बढ़ेगा, क्योंकि वो सब रुका हुआ है। क्योंकि एक जैसे पॉज बटन दबा हुआ होता है, उस प्रकार होने की वजह से तो ये स्लो डाउन हुआ था, वो धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है। ये गुड न्यूज जो है इंडस्ट्री की, आप सबको सबसे पहले सुनाना मुझे लगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सब लोग स्टार्टअप है, हमारे देश के स्टार्टअप ने तो इतना कमाल कर दिया है कि बहुत ही कमाल कर दिया है। तो देखिए, जनवरी फरवरी महीने में किसी को पीपीई किट क्या होता है ये मालूम नहीं था, ये N95 मास्क क्या होते हैं उसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी। 250-300 रुपये को N95 मास्क मार्च में हमने परचेस किए हैं।
और ये सब कोई ये नहीं थी, वेंटिलेटर्स तो थे, मगर ये जो हेल्थ केयर सेगमेंट में जिस प्रकार ये पैंडेमिक बना आया, महामारी की स्थिति बनी, और उसकी वजह से जो हमारे देश के जो इनोवेटर्स है, हमारे देश को जो स्टार्टअप्स है, इन्होंने जिस प्रकार मास्क का प्रोडक्शन किया है, N95 से लेके पीपी किट से लेके वेंटिलेटर से लेके ऑक्सीजन बेड से लेके जो हेल्थ केयर सेक्टर में लगता है, इसमें बहुत हमारे स्टार्टअप्स ने काम किया और बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग ये सब जो हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट्स है, इसको मार्च में हम इंपोर्ट कर रहे थे, अभी हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी पेंसिल्वानिया, कैलिफोर्निया के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे देश से 17 लाख मास्क जाने वाले हैं। तो ये एक स्थिति हमारे देश के स्टार्टअप्स ने की है। तो आप जो सब लोग स्टार्टअप जो है, वह लोग आप कमाल कर रहे हैं पूरे देश के, और इसी की जरूरत है, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, यस बढ़ रहा है, तो उसका जवाब भी हमारे स्टार्टअप्स ढूंढेंगे। अगर हम आज कुछ देखेंगे 2019 का स्टार्टअप का अगर डेटा देखेंगे, तो 2019 में हमारे जो स्टार्टअप्स है, इन्होंने इतने डिस्ट्रप्टिव बिजनेसेस किए हैं, जिन्होंने दुनिया भर के जो इन्वेस्टर है उनका अटेंशन उन्होंने पाया है, और वो अटेंशन पाके उन्होंने बहुत सारे हमारे ऐसे स्टार्टअप है, उन्होंने बहुत बड़ा एफडीआई जो है हमारे देश में लेके आए। अगर इसका रैंकिंग हम देखेंगे, तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज और फिनटेक इस सेक्टर में काम करने वाले जो स्टार्टअप्स है, इन्होंने सबसे ज्यादा एफडीआई देश में लाया है, अपने कंपनियों में लाया है। दूसरे नंबर पे आता है फूड टेक सर्विसेज, जो फूड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो स्टार्टअप्स है, स्विगी से लेके जोमेटो से लेके बहुत सारे स्टार्टअप्स बने हुए हैं, तो यह सेकेंड नंबर पे है। लॉजिस्टिक एक ऐसे बड़ा सेगमेंट हमारे देश में उभर रहा है, उस सेगमेंट में भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हमारे नए जो स्टार्टअप्स है उन्होंने लेके आए। जो चौथा सेगमेंट है एग्रीकल्चर। बॉस, हमारे देश में एग्री सेक्टर इतना बड़ा है जिसके ऊपर हमारा 50% पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है, और उस सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट आने की जरूरत है। मगर हमारे देश के जो स्टार्टअप्स है, एग्री स्टार्टअप्स, उन्होंने भी बहुत बड़े मात्रा में एफडीआई अट्रैक्ट किया है। तो लगभग अगर हम देखेंगे, हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन जो है, उसके ऊपर आज के तारीख में 36,000 स्टार्टअप को भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है, और उसमें गुजरात सरकार को भी अभी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा आई हब नागार्जुना सर का और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, जो एक गुजरात में जो एक इकोसिस्टम जो है, इतनी स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम कहीं और मुझे दिखाई नहीं देती है जितनी गुजरात में है। अभी अभी गुजरात सरकार ने जो इंडस्ट्री पॉलिसी नई लॉन्च की, उसमें एसएमई के लिए, स्टार्टअप के लिए और एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो पॉलिसी है, लगता है ये देश की सबसे बढ़िया पॉलिसी है। तो एक प्रकार का गुजरात में एक इकोसिस्टम बना हुआ है। मैं अभी जो मिस्टर सुतार से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो पूल है, इन्वेस्टर का पूल है, एकेडमिशियंस का पूल बना हुआ है, इंडस्ट्रियलिस्ट का पूल बना है, तो एक कंप्लीट इकोसिस्टम जो है गुजरात में बनी हुई है। तो इसका लाभ जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और जो यूथ है, और जो स्टार्टअप्स है, इन्होंने इसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी हुई है। जो नागार्जुना सर ने जो कहा, जो स्टार्टअप बनते हैं उसमें मॉर्टेलिटी रेट जो है वह बहुत ज्यादा है। ये सच है कि देखिए हमारे देश में जो स्टार्टअप्स बनते हैं और उसका जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत हाई रेट है। तो मुझे क्या लगता है कि अगर हमें एक स्टार्टअप शुरू करना है, उसके लिए हमारे पास एक पैशन होनी चाहिए। वह पैशन तो हमारे सभी स्टार्टअप के पास है, मगर सक्सेस होने के लिए इस पैशन के साथ में पेशेंस होना बहुत जरूरी है,
ऐसे मुझे लगता है। इस बात को जो सब यूथ है और जो स्टार्टअप है उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। नॉट इन अ फाइन मॉर्निंग आप ओला और उबर नहीं बन सकते, या माइक्रोसॉफ्ट या मार्क जुकरबर्ग आप नहीं बन सकते। आपको समय देना पड़ेगा, उसका एक जस्टेशन पीरियड होता है, उसके बाद ही उसका जो है वो स्टार्टअप सक्सेसफुल होना शुरू होता है। तो आप जो काम कर रहे हो एज अ स्टार्टअप, वो बिल्कुल आप उसमें ध्यान देके करिए और पेशेंस के साथ करिए, बिल्कुल सक्सेस आपको मिलेगा। यह मेरा आप सब स्टार्टअप्स के लिए संदेश रहेगा। मैं आज का जो विषय है आत्मनिर्भर भारत, उसके ऊपर मैं आता हूं। देखिए हमारे देश में जैसे ही पैंडेमिक शुरू हुआ, महामारी शुरू हुई, आप सबको पता है जो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 12 मार्च को एक पैंडेमिक डिक्लेयर किया, यानी कि महामारी डिक्लेयर की। और हमारे देश ने 25 तारीख को एक नेशनल लॉकडाउन जो है वो हमारे देश ने शुरू किया। तो वो लॉकडाउन होने की वजह से सब लोग अपने घरों में रहे, जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स है, डेली वेज लेबर्स है, जो लोग कमा के खाते हैं, आज कमाएंगे तो कल खाएंगे, अन्न की ऐसी जिन लोगों की स्थिति है, तो उसमें सब लोग, हम लोग, काम बंद हो गया, सब कुछ बंद, देश हो गया, तो सब लोग हम घर में बंद रह गए। तब उस समय सरकार ने यह सोचा और सरकार के पास जो फीडबैक गया, और हम भी लगातार सरकारों से बातें कर रहे थे, जो डेली वेज लेबर्स है उनके लिए सपोर्ट करना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें, बहुत सारी संस्थाएं सरकारों के साथ कर रही थी। तो सरकार के ये ध्यान में आया, जो डेली वेज लेबर्स है उनके लिए कुछ हमें करना चाहिए, और जो गरीब तबका है, जो बॉटम ऑफ पिरामिड जिसको है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो सरकार ने एक पहला पैकेज डिक्लेयर किया, जिसको गरीब कल्याण योजना हम कहते हैं। तो यह गरीब कल्याण योजना जो पहला पैकेज था, वो लगभग 1,74,000 करोड़ का यह पैकेज था। उस पैकेज के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेके, पुअर फार्मर्स से लेके, डेली वेज लेबर्स जो है, उन सबको इसका सपोर्ट मिला। जिनको रेशन नहीं है उनके लिए, लेबर्स के लिए रेशन, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए रेशन की सुविधा, ये सब सारी चीजें जो है वह जो भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पहला पैकेज रहा, उस पैकेज में ये बातें आती है, जिसको हम लोग जो 1.74 लाख करोड़ जिसको कहते हैं। तो यह जो पैकेज था, ये पैकेज जो डिमांड साइड जो है उसको सपोर्ट करने वाला था, यानी कि लोगों के पॉकेट में पैसा डालना है। जो गरीब है वो उससे लेके बहुत सारे लोगों को, तो जो मार्केट में जाएंगे और परचेस करेंगे। तो जो डिमांड साइड जो है उसको सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार का जो पहला पैकेज रहा, वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और 12 मई को जो भारत सरकार ने जो दूसरा पैकेज जो जाहिर किया, वह है आत्मनिर्भर भारत पैकेज। और ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है, यह सप्लाई साइड को सपोर्ट करने वाला है। ऐसे मैं इस दो पैकेज की तरफ देखता हूं। और जिसमें अगर हम इसको डिटेल अगर देखेंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये 12 मई को यह पैकेज अनाउंस किया, और ये लगभग सभी मिला के 20 लाख करोड़ का यह पैकेज है। और हमारे देश का जो जीडीपी है, उस जीडीपी के लगभग 10% के आसपास यह हमारा पैकेज रहा है। तो इस पैकेज में सबसे बड़ी जो बात रही है वह है ये जो कोविड-19 की वजह से जो स्थिति बनी है, तो उस स्थिति से उभरने के लिए आरबीआई ने
और भारत सरकार ने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बहुत सारे कुछ प्रावधान आप सब देख सकते हो कि इजी क्रेडिट लाइन से लेके ऑटो लोन से लेके ऑटोमेटिक लोन से लेके आरबीआई ने कुछ प्रावधान किए, जिसमें जो एसएमईज जो है हमारे देश के जो एग्जिस्टिंग जो एसएमईज है उनके लिए एक मॉरिटोरियम जो है, पहले 3 महीने का मॉरिटोरियम रहा, फिर अगले 3 महीने का मॉरिटोरियम रहा, तो ये लगभग 6 मंथ्स का मॉरिटोरियम जो है वह हमारे देश के एसएमई के लिए एक सपोर्ट के तहत आरबीआई और भारत सरकार ने लॉन्च किया, जिसका बेनिफिट देश के सभी एसएमई जो है उसको मिला। फिर उसके बाद में अभी जो है जो मॉरिटोरियम तो खत्म हो गया, मगर आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हो, तो इस प्रकार की बात इसमें कही गई। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है इसमें, जो कॉटेज इंडस्ट्री और एमएसएमई पर्टिकुलरली इसको एक बहुत बड़ा रिलीफ इस पैकेज की वजह से मिला है, ऐसे मुझे लगता है। और यह जो पैकेज हमारा जो है, यह पैकेज 5 पिलर्स जिसको हम कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किए हैं, उस 5 पिलर के ऊपर बेस है। एक तो है इकोनॉमी, सेकेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। अभी देखिए हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी तो दर साल बढ़ते जाती है, जिसको एक से बढ़कर इकोनॉमी आगे बढ़नी चाहिए। तो एक क्वांटम जंप हमारे इकोनॉमी में कैसा हो, इस प्रकार की सोच हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और हमारे देश के भारत सरकार ने रखी। जो हमारी इकोनॉमी है उसको ये जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है, इसके माध्यम से केवल इंक्रीमेंटल इकोनॉमी न बढ़े, तो उसमें क्वांटम जंप कैसा हो, यह प्रयास इसमें किया गया है, ऐसे मुझे लगता है। लगभग जिसको $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी हमारे देश की बनाने का जो लक्ष्य था वो 22 तक था, मगर अभी वो 25 तक इसमें बनाया गया है, यह हम देख सकते हैं। जो हमारी जो सिस्टम है वह सब टेक्नोलॉजी बेस कैसे सिस्टम बने। अभी आप हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी बेस सिस्टम कैसे बना है, इसका सबसे बढ़िया अगर एग्जांपल क्या है वो है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो है जो हमारे देश के बेनिफिशियरी है, उस बेनिफिशियरी के जाम यानी कि जनधन अकाउंट में और मोबाइल को इसको लिंक किया गया, जनधन, आधार और मोबाइल उसको लिंक करके डीबीटी यह जो स्कीम बनी है, और उसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में आज जो पैसा जा रहा है, तो इस प्रकार की एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हमारे देश की इकोनॉमी हो, जिसका बेनिफिट जो है वो सीधा लोगों के अकाउंट में कैसे पहुंचे, इसको ध्यान में रखा गया। दूसरा, हमारे देश की जो डेमोग्राफी है, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में 18 से 35 उम्र का लगभग 65% यह पॉपुलेशन है। और यह जो वर्किंग पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को हम आइडियल रख के नहीं रख सकते, इस पॉपुलेशन को, इतने बड़े यूथ के पावर को। तो उसके लिए इतने सारे प्रावधान, स्टार्टअप इंडिया उसी में से हुआ, स्टैंड अप इंडिया उसी में से आया, डिजिटल इंडिया से लेके इतने सारे बदलाव। और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो मेक इन इंडिया, इसको ध्यान में रखते हुए ये जो डेमोग्राफी है हमारी, जो यूथ है, तो उस यूथ के इश्यूज को कैसे एड्रेस करे, इसके लिए सब पूरा फोकस सेल्फ रिलायंट इंडिया, जिसको आत्मनिर्भर भारत जिसको हम कहते हैं, उसमें है। दूसरा, जो हमारी डिमांड है, जो डे टू डे हमारी डिमांड बढ़ रही है। देखिए हमारे देश की इकोनॉमी की ब्यूटी क्या है, तो देखो हम लोग ऑलवेज कंपेयर करते हैं इंडिया और चाइना की इकोनॉमी,
और इंडिया और चाइना के इकोनॉमी में अगर हम देखेंगे तो चाइना की इकोनॉमी तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज में डिमांड कम हो गई तो पूरा प्रेशर उनके ऊपर आता है। तो ये कंप्लीट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उनकी इकोनॉमी है। और हम दूसरी तरफ अगर हमारे देश के इकोनॉमी को अगर देखेंगे और हमारे देश का जो मिडिल क्लास जिस प्रकार इमर्ज हो रहा है हमारे देश में, दुनिया में सबसे बड़ा अगर बाइंग पावर कहीं है तो इंडिया में है, क्योंकि डे टू डे इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो बहुत तेजी से इमर्ज हो रहा है और उसकी वजह से उसकी जो डिमांड बढ़ रही है उस डिमांड को कैसे फुलफिल करे, जो मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विसेज में है और एग्रीकल्चर में है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जो 5 पिलर्स जो है उसको बेस बनाया है टू बिकम सेल्फ रिलायंट इंडिया, जिसको आत्मनिर्भर भारत जिसको हम कहते हैं। और दूसरा एक सबसे बड़ा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज जो ऐलान किया है उसमें जो है वो है वोकल फॉर लोकल। देखिए, आप जैसे स्टार्टअप जो है आप स्टार्टअप कर रहे हैं, मगर आपके स्टार्टअप को इस देश के जनता तक पहुंचाने के लिए, और हम जैसे चेंबर है, आई हब है, इतने डिफरेंट आप जिस इंक्यूबेशन सेंटर में काम कर रहे हो, जिस कॉलेज में, तो सबने मिलके अपने जो लोकल जो स्टार्टअप्स है उसके बारे में बात करना चाहिए, उसको स्प्रेड करना चाहिए, उसकी वॉइस बनना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और इसी में जो इस इकोनॉमिक पैकेज में जो फोकस रखा है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ, और इसको कैसे इजी बनाया जाए, लैंड प्रोक्योरमेंट से लेके लेबर लॉज में कैसे ईज और लिक्विडिटी और लॉज जो है हमारे देश के, इसमें बहुत सारे सुधार और सिंप्लीफिकेशन करने का काम भारत सरकार की ओर से हो रहा है, जिसको हम देख रहे हैं। और जो थ्रस्ट एरिया जो इस सब में है वो है मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट। आप देखिए जो हमारे जो स्टार्टअप्स है उस स्टार्टअप के लिए इस बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत में एक वॉइस आपकी बनी हुई है आपके प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए लोकल मार्केट बननी चाहिए, लोकल सप्लाई चेन को कैसे स्ट्रेंथन करे, इसकी बातें जो है और उस प्रकार देश में काम हो रहा है। तो ऐसे मुझे लगता है कि यह एक पूरा जो फोकस है यह हमारे यहाँ के जो स्टार्टअप्स है उस स्टार्टअप्स को प्रमोट करने का इसमें फोकस है। और दूसरा जो मैं जो ऑलवेज कहता हूँ कि मोदी 1.1 गवर्नमेंट में जो एक सबसे एम्बिशियस जो प्लान रहा वह था मेक इन इंडिया, और मोदी 2.0 जो गवर्नमेंट है उसमें ये जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज इज अ मेक इन इंडिया 2.0। तो ये मेक इन इंडिया क्या है हमको थोड़ा देखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो देखिए हमारे देश में जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 3 सेक्टर से आता है, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक सर्विसेज, और थर्ड जो कंट्रीब्यूशन आता है वो एग्रीकल्चर से। और हम अगर देखेंगे तो डे बाय डे हमारे देश में सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत तेजी से आगे बढ़ा हुआ है, और जो दूसरे जो सेक्टर है एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों सेक्टर जो है उस सेक्टर में तेजी से कमी आ रही है। तो भारत सरकार ने ये सोचा कि हमारा जो देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आज की जो ग्रोथ है 12 से 14%, वह 25% कैसे बढ़े, वो ग्रोथ 25% तक कैसे चली जाए, उसके लिए भारत सरकार ने उसके लिए सोचा। दूसरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे देश का 50% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है,
और उस सेक्टर की भी ग्रोथ जो है और जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो डे बाय डे कम होते जा रहा है। तो इसलिए मोदी 1. वो गवर्नमेंट में उन्होंने डबलिंग फार्मर्स इनकम इस प्रकार की एक एम्बिशियस स्कीम उन्होंने लाई थी। उसमें बहुत सारे प्रावधान है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मगर इस डबलिंग फार्मर्स इनकम में जो एमएसपी होती है उस एमएसपी को उन्होंने 1.5% कर दिया, 150% कर दिया। और बाकी बहुत सारे उसमें प्रावधान किए, मंडी सिस्टम को सुधारने से लेके, जो कोल्ड सप्लाई चेन को सुधारने से लेके, जो हमारे देश में धान्य रखने के लिए गोडाउन की व्यवस्था चाहिए, तो ये सब चीजें जो है वो डबलिंग फार्मर इनकम में आती है। और अभी हाल ही में जो कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सुधार किए हैं, तो मुझे लगता है उसका सबने स्वागत करना चाहिए। जिस प्रकार एक मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट तय करके वो मार्केट में बेचता है, तो उस प्रकार हर फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट तय करके मार्केट में बेचने की सुविधा होनी चाहिए। हमारा देश केवल मंडी सिस्टम में अटका हुआ है। अगर पूरी दुनिया को अगर आप देखेंगे तो ये पूरी दुनिया मंडी सिस्टम को तोड़ के बाहर आई है, तभी जाके वहां के जो फार्मर्स है उनको उनके लागत के हिसाब से और प्रॉफिटेबल में वो आए हैं और उनको उसका दाम मिल रहा है। तो हमारे देश में भी ये सुधार आने चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो स्वामीनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट था उसको ध्यान में रखते हुए कुछ सुधार भारत सरकार ने उसमें किए हैं, तो उसका स्वागत हमें करना चाहिए, ताकि ये जो फार्मर्स का जो डबलिंग इनकम जो डबल होना चाहिए, तो उसके लिए वह प्रयास है, ऐसे मुझे लगता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग को 25% कैसे बढ़ाए बाय 2022, यह मेक इन इंडिया का लक्ष्य था, मगर वो पूरा नहीं हुआ। इसलिए अभी वो बाय 2025 तक इस लक्ष्य को रखा गया है। और इसके लिए जो अप्रोच जो है वो अप्रोच जो है एक कंडूसिव इन्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट आए तो उसके लिए कैसे कंडूसिव इन्वायरमेंट बने, इसके ऊपर ध्यान दिया है। और दूसरा, हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने, इसके लिए इसके में फोकस रहा है। दूसरा है कि जो बहुत सारे जो हमारे सेक्टर्स है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किए जाए। इस प्रकार के बहुत सारे प्रयास हमारे देश में हुए हैं। और मेन जो टारगेट जो रहा कि स्किल इन्हांसमेंट कैसे हो हमारे देश में, और हमारा भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में कैसे ग्लोबल हब बने। तो यह एक मेक इन इंडिया का एक लार्जर गोल हमारे देश में रहा, मगर उसके ऊपर बहुत सारी बहस होती रहती है। मगर मुझे जो उससे जो आउटकम जो दिखते हैं, तो उस आउटकम में एक जो सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भारत 142nd पोजीशन पे जो था वह 63rd पोजीशन में आया है। और अभी भारत का लक्ष्य ये है कि सरकार का वो पहले 50 में कैसे आए, 25 में कैसे आए। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होना बहुत इंपॉर्टेंट था। हम सब देखते हैं कि अभी जिस प्रकार डीआईपीपी ने काम किया सभी राज्यों के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ, और एक प्रकार की एक पॉलिसी सपोर्ट कैसे हो नए स्टार्टअप्स के लिए और एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए, उसके ऊपर तो पूरे स्टेट में राज्यों के अंदर एक कंपटीशन सी लगी और उसका रैंकिंग भी वो पब्लिश करते हैं। इसका एक बेनिफिट जो है, एक कॉन्फिडेंस जो है वो एक इन्वेस्टर को जो भी जो इंडस्ट्री हमारे देश में लगाना चाह रहा है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही। और उसकी वजह से हमारे देश में एफडीआई जो है वो एफडीआई का इनफ्लो बढ़ा। देखिए, कहीं एक बार हमें कहा जाता था कि फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में भारत की इकोनॉमी आती है, मगर अभी भारत जो है टॉप 10 एफडीआई डेस्टिनेशन
वर्ल्ड का, इसमें हमारे देश के इकोनॉमी का नाम उसमें आया है। और यह जो है यूनाइटेड नेशन के जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने इसको अप्रूव किया है। यह एक दूसरा जो हमारा एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वह भी बढ़ा हुआ है। ये सब हम देखते हैं कि जिस प्रकार हमारे देश में, जैसे गुजरात में जिस प्रकार नागराजन सर बता रहे थे कि हर कॉलेज में, हर तालुका लेवल तक के कॉलेज में जिस प्रकार एंटरप्रेन्योरशिप सेल, इंक्यूबेशन, इनोवेशन सेल बने हैं, तो इस प्रकार की एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम पूरे देश में, पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम में तो बनी हुई है। इसकी वजह से जो हमारे देश में जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और उसको जो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है और जो एक बहुत ही अच्छा देश में जो काम कर रहे हैं, इसकी वजह यही है क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बढ़िया इकोसिस्टम बना। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार के कुछ प्रयास है, इस प्रयासों से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अजय, ऐसे मुझे थोड़ा सा इसमें लगता है। तो ये थोड़ा एक बैकग्राउंड हमें देखना कि हमारे देश में मेक इन इंडिया के तहत क्या हुआ, कैसे हो रहा है, क्या फोकस रहा, और उसी को आगे बढ़ाते हुए जो ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो हमारे सरकार ने जो डिक्लेयर किया और जिसका मैंने जिक्र किया कि यह जो है वो सप्लाई साइड उसको यह सपोर्ट करता है। तो ये तो इसमें क्या क्या है, जो हमारे देश में जो एग्जिस्टिंग जो एसएमईज है, उस एसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया गया। उसको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन इस प्रकार से आरबीआई ने उसको डिफाइन किया गया। और जिस एसएमई का 29 फरवरी को बाय 2020 जो भी क्रेडिट आउटस्टैंडिंग था, उस क्रेडिट आउटस्टैंडिंग के जिसमें टर्म लोन है या कैश क्रेडिट है, उसके 20% ऑटोमेटिक जो है क्रेडिट लाइन सब लोगों ने एंजॉय किया। सब देश के सभी एसएमई इस क्रेडिट लाइन को एंजॉय किया। सिर्फ ये मिला किसको नहीं, जो कोऑपरेटिव जो बैंक्स है, जो सहकारी बैंक्स जिसको कहते हैं, जो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और साउथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में कुछ ये कोऑपरेटिव बैंक का जो नेटवर्क था, अभी जैसे महाराष्ट्र में 60% एसएमई जो है उनके अकाउंट से कोऑपरेटिव बैंक में, तो उनको उसका सपोर्ट नहीं मिला। मगर जो पीएसबीज है, पब्लिक सेक्टर बैंक जो गवर्नमेंट के, और जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, इन सब ने इसमें जो एसएमई के अकाउंट्स थे, उस सब एसएमई के अकाउंट को ये जो 20% का जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है वो सबको मिला हुआ है और वो एंजॉय किया। उसके बाद में उसके पहले भी कुछ क्रेडिट लाइन एसएमई को जो लॉकडाउन की वजह से जो एक स्ट्रेस आया हुआ था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, रेंटल हो, सरकार ने ये कहा कि आपके पास जो एम्प्लॉइज है उसको काम पे से मत निकालिए, तो वो एम्प्लॉइज है तो इन सब के जो सैलरीज करना है, इसके लिए एक इमरजेंसी लाइन सब लोगों को मिली थी। तो एक एग्जिस्टिंग एसएमई को इससे एक सपोर्ट करने का प्रयास भारत सरकार की ओर से हुआ है, जिसका हम सब लोगों ने उसका स्वागत भी किया है। दूसरी एक बड़ी बात जो है, जो स्ट्रेस एसएमई है, जिसको एनपीए कहते हैं, तो देखिए पहली बार हमारे देश में अगर कोई एसएमई एनपीए हो गया तो उसको कोई खड़ा नहीं करता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जो मार्केट कंडीशंस होती है, उस मार्केट कंडीशन में 19-20 होते रहता है, पेमेंट आने में, जाने में, सप्लाईज में, तो उसकी वजह से जो एसएमई एनपीए होता है, मैं उनका नहीं कह रहा हूं, जो विलफुल डिफॉल्टर होते उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, जो बिजनेस की साइकिल जो है आगे पीछे होने में जो एनपीए होते हैं,
उनके लिए इस पैकेज में 50,000 करोड़ का 20,000 करोड़ का एक रिवाइवल प्लान जो है एसएमई के लिए बनाया गया। ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। हम सब इंडस्ट्री चेंबर ने इसका स्वागत किया और उसके तहत भी जो एक साल में जो एनपीए हुए थे, जो होने वाले थे, उन सब के लिए इसका बेनिफिट हुआ। और दूसरी बात जो है, जो आप सब स्टार्टअप्स है तो आप ध्यान दें, तो आप सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी इसलिए है कि उसी में एक 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड क्रिएट किया गया है। जो हमारे देश में जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यह सिडबी इसको ऑपरेट करती है। तो यह एक एग्जिस्टिंग एसएमई के लिए और जो स्टार्टअप्स है, जो एसएमई मैन्युफैक्चरिंग वाले और सर्विसेज वाले, उनको इस 50,000 करोड़ का जो फंड ऑफ फंड क्रिएट किया है, उस फंड के माध्यम से भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और बहुत सारे लोग उस सपोर्ट का बेनिफिट ले रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है। दूसरी एक सबसे बड़ी जो बात है इसमें, जो सपोर्ट है, वो जो स्ट्रीट वेंडर्स, हमारे देश में लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स है और इस 50 लाख स्ट्रीट वेंडर के लिए एक 5,000 करोड़ का एक प्रावधान किया गया है। तो मैं ये जो स्ट्रीट वेंडर्स है, इनको मैं नैनो एंटरप्रेन्योर्स कहता हूँ। तो यह जो नैनो एंटरप्रेन्योर्स है, आखिर महामारी की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जो बंद रहे, अभी उनके पास जो उनका वर्किंग कैपिटल था, ये लॉकडाउन के दरमियान वो खत्म हो गया, तो फिर कहाँ जाए? तो उन्हीं को भी ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक 5,000 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया। उसका बेनिफिट बहुत सारे लोग ले रहे हैं, जिसमें 50 लाख जो वेंडर्स है, इसको इसका बेनिफिट मिलेगा। जो मुद्रा स्कीम है और मुद्रा में जो शिशु लोन है, जो छोटे लोन अप टू 50,000 के, उसको भी 2% इंटरेस्ट सबवेंशन इसमें दिया गया है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो यह कुछ चीजें जो है जिसको हम देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे जो एग्जिस्टिंग एसएमईज जो है उसके लिए इसमें रहा है। अभी मैं आ रहा हूं, इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुछ ऐसी चीजें सरकार ने अनाउंस की है जिसके लिए जो स्टार्टअप्स जो है, वो स्टार्टअप्स ने इसको ध्यान देना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि एक तो एग्रीकल्चर में, तो जैसे मैंने मेरे शुरुआत में थोड़ा एग्रीकल्चर के बारे में कहा, तो इस एग्रीकल्चर में 1 लाख करोड़ का एआईएफ, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, भारत सरकार ने क्रिएट किया हुआ है। और यह जो फंड है, वह जो एग्री स्टार्टअप्स जो है उसको सपोर्ट करेगा। एग्री कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसका बेनिफिट ले सकेगी और जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है, यह भी इसका बेनिफिट जो है वह ले सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। तो इन्होंने इसका बेनिफिट जो है लेना चाहिए। अभी आप जिसमें आप जो सुन रहे हैं, जो स्टार्टअप्स है, जो एग्रीकल्चर में स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो आप सबके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। आप जस्ट गूगल करिए और ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और आप उसको गूगल करिए, आपके पास वो पूरा डेटा आ जाएगा, डिटेल उसकी गाइडलाइन आ जाएगी। तो बहुत सारे एग्री स्टार्टअप्स हमारे देश में इसमें बन सकते हैं। दूसरा जो बड़ी स्कीम उसमें है, और एक माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर्स, MFE नाम की जो स्कीम है, उसके लिए एक 10,000 करोड़ का प्रावधान इसमें किया है। ये माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर्स में 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने का भारत सरकार का लक्ष्य है। इसमें कौन बन सकता है? स्टार्टअप्स बन सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यह जो स्कीम है वो 60-40 है। 60% भारत सरकार का सपोर्ट है, 40% स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट है।
इसमें 35% सब्सिडी है, 9.35% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है और प्रोजेक्ट का सीलिंग है 10 लाख तक का। तो 10 लाख की रकम बहुत बड़ी होती है। तो देखिए, मैं लातूर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। महाराष्ट्र में एक बैकवर्ड रीजन है मराठवाड़ा, और उसमें भी सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है वो लातूर, वहां से आता हूँ। तो मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर का बेटा हूँ। जब मेरा इंजीनियरिंग पूरा हुआ और तब मैं पुणे आया, तो मैंने ये तय किया था कि देखिए, आरक्षण के माध्यम से मुझे 1987 को आराम से पीडब्ल्यूडी या इरिगेशन में नौकरी मिल जाती, मगर मैंने ये तय किया था कि मुझे सरकारी नौकरी में नहीं जाना है और मुझे खुद का कुछ एंटरप्राइज शुरू करना है, ऐसे मैंने तय किया था। तो जो भी बच्चे हैं, जो यूथ है, उन्होंने ये तय करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मुझे क्या करना है। मुझे नौकरी में जाना है तो नौकरी में ही जाना है, तो उस हिसाब से हमको हमारे स्किल डेवलपमेंट जो भी है वो करना है। अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, और सब आप जो आई हब से जुड़े हुए आप यूथ है, स्टार्टअप्स है, तो ये पक्का करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, तो उसके मगर मुझे आगे बढ़ना है, ऐसे हमको तय करना चाहिए। तो वैसे मैंने तय किया था और मैंने शुरू किया। मेरा पहले तो मैंने 5 साल नौकरी की, उसके बाद में मैंने मेरा स्टार्टअप शुरू किया। तो मेरे पास 25,000 रुपए थे, जो मैंने नौकरी की थी उसी में से जमा हुई, और उसी पूंजी में से मैंने मेरा स्टार्टअप शुरू किया। तो देखिए, आज माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और ये 10 लाख मेरे हिसाब से बहुत बड़ी रकम है स्टार्टअप शुरू करने के लिए। तो इसका बेनिफिट आपने लेना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और फूड, अभी आप देखिए, इस पैंडेमिक के समय में सब कुछ बंद था, मगर रेस्टोरेंट, होटल्स और ये जो फूड टेक सर्विसेज देने वाले जो है, स्विगी, जोमेटो, इस टाइप के, इन लोगों को अलाउ किया था। तो फूड का जो बिजनेस है, वो चाहे पैंडेमिक हो, कौन सा भी समय रहे, फूड का बिजनेस ये ऑलवेज चलने वाला है। इस दुनिया में जब तक मनुष्य जाति है, जब तक मनुष्य को पेट है, जब तक उसको भूख लगेगी, तब तक ये फूड फीड करने वाले जितने बिजनेसेस है, वो सब बिजनेसेस चलने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका हम सब स्टार्टअप्स के लिए और यंग यूथ के लिए है, हमें फूड एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने का। दूसरी एक स्कीम है जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अभी इसमें बहुत स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिलेगा। जैसे गुजरात तो ओवरऑल नॉनवेज और फिश कम ईटिंग होता है, मगर आप बिल्कुल उसका प्रोड्यूस करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऐसा पोटेंशियल, बिकॉज आपके यहाँ जो कोस्टल सी फेस जो है वो बहुत बड़ा सी फेस है, रिवर्स भी है, डैम्स भी है। तो एक अच्छा इसमें इनलैंड मरीन फिशेस, एक्वाकल्चर फिशिंग। मैं कुछ दिन पहले हैदराबाद गया था। हैदराबाद से एक 70 किलोमीटर महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट है। उस महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में हमारे एक मित्र हैं राजू, उन्होंने रास नाम की एक टेक्नोलॉजी उन्होंने इंपोर्ट की, और वो इंपोर्ट करके वो फिशिंग करते हैं, रिसाइकलिंग एक्वाकल्चर सिस्टम जिसको कह सकते हैं। तो वह एक 20 लाख रुपए का वो एक बिजनेस मॉडल उन्होंने बनाया है। हमने उनको बोला था, तो वो हमने देखा, ताकि वहां की जो फिश है वो बहुत ही ऑर्गेनिक, या जैसे आप कह सकते हो उसको, जो फिश बाकी जगह पे बनती है वो थोड़ा पोल्यूशन और ये सब चीजें वहां तो होती है, मगर यहाँ बिल्कुल एक सेफ क्लाइमेट में उनको प्रॉपर फूड दिया जाता है, प्रॉपर क्लीनिंग सिस्टम उनका होता है। तो उसकी वजह से ये जो फिश है उसको एक प्रीमियम रेट जो है उनको मिलता है। तो ऐसी एक योजना बनाई है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसको ब्लू रिवॉल्यूशन भी कहा गया। सरकार की फर्स्ट मोदी 1.0 सरकार में इससे 55 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का
एक लक्ष्य रखा है और लगभग 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कैसे हो इसके ऊपर इसमें ध्यान दिया है। दूसरे और एक दो सेक्टर है। हमारे देश में वेटरनरी कॉलेजेस बहुत है। जब ये बच्चे हमारे वेटरनरी कॉलेजेस से डॉक्टर बन के जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, तो सिटीज में जो डॉग्स है या कैट है तो बस उसके डॉक्टर बन के रहते हैं। तो एक हैदराबाद में हमारा एक स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप में वेट ऑन व्हील, वेटरनरी डॉक्टर ऑन व्हील, इस प्रकार का एक स्टार्टअप बनाया है। तो मुझे उसी के ऊपर से एक याद आया कि ये जो नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम जिसमें 13,343 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है, और दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 15,000 करोड़। तो ये जो वेटरनरी में हमारे देश में वेटरनरी में बहुत संशोधन नहीं हुआ है, तो वेटरनरी में स्टार्टअप करने के लिए ये बहुत स्कोप है ऐसे मुझे लगता है। जैसे अभी हमारे देश में एक पशुपालन मंत्रालय भी बना हुआ है, एक कामधेनु आयोग भी बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 55 करोड़ कैटल्स का पॉपुलेशन है और 5 करोड़ डॉग्स और ये जो कैट जो है उनका पॉपुलेशन, लगभग 60 करोड़ हमारे देश में ये एनिमल्स जो है उनका पॉपुलेशन है। मैंने वाइल्ड लाइफ का नहीं कह रहा हूँ, जो गाय भैंस बैल बकरी और ये जो है डॉग और कैट, ये इसका पॉपुलेशन है। तो इसमें जो वेटरनरी जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए स्टार्टअप्स करने के लिए बहुत बड़ा स्कोप है ऐसे मुझे लगता है। इसका भी बेनिफिट इस बच्चों ने लेना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। दूसरी एक बात है, गुजरात में ट्राइबल एरिया भी बहुत है, मगर भारत सरकार ने अब आप अगर अभी देखोगे तो इंडिया के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को या आयुर्वेदिक रॉ मटेरियल जो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनते हैं उसके लिए बहुत रॉ मटेरियल लगता है, तो उसकी बहुत डिमांड है। मैं पुणे में मेरे एक मित्र है जो हमारे डिक्की के मेंबर बने, जो पीडब्ल्यूडी में डिप्टी इंजीनियर थे, उन्होंने वो नौकरी छोड़ के वो एंटरप्रेन्योर बने। जो भी मेरे संपर्क में आता है तो मैं उनको ऑलवेज मोटिवेट करता हूँ, अरे क्या कर रहे हो, कितने दिन नौकरी करोगे, अपना खुद का कुछ शुरू करिए। तो ये तो हम कहते रहते हैं, तो उसी से उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और उन्होंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया। मगर वो सिविल इंजीनियर थे, मगर वो 15 साल पुणे में ही एक ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ ट्रेनिंग चलता है, वहां पे उनकी पोस्टिंग थी और उन्होंने वहां पोस्टिंग ली थी। तो उस दौरान उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर बहुत रिसर्च किया, रिसर्च करके लगभग उनकी 2 लाख आयुर्वेदिक प्लांट की नर्सरी बनी हुई है पंढरपुर के पास, और उन्होंने अपना आयुर्वेद में एक स्टार्टअप शुरू किया। तो ये रॉ मटेरियल की उनके पास फर्स्ट ईयर में 30 करोड़ के ऑर्डर रॉ मटेरियल सप्लाई के आए और ऐसे वो बढ़ता चला गया। तो भारत सरकार, अभी आप देखोगे, आप पैंडेमिक के समय में हम आयुर्वेदिक चीजें जो है ये काढ़ा वो काढ़ा ऐसे सब सुबह से लेके शाम तक हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वी आर अगेन गोइंग बैक टू आयुर्वेदा। तो ये जो हो रहा है इसको ध्यान में रखते हुए हर्बल कल्टीवेशन जो है उसके ऊपर भारत सरकार ने फोकस किया हुआ है और जिसमें 4,000 करोड़ का प्रावधान किया है। हमारे देश में जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है और वह यह सब देखता है और वह 10 लाख हेक्टर में ये हर्बल प्लांटेशन का लक्ष्य है, जहां ट्राइबल एरियाज है, वहां के जो यूथ है, वहां के जो कॉलेजेस है, वहां के जो फार्मर्स है, उनके लिए ये बहुत बड़ा स्कोप है। जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है उसके अगर वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको ये डिटेल मिलेगा। कुछ ऐसे हर्बल्स है, उन्होंने कैटेगरी बनाई है, कैटेगरी 1, जिसमें हर्बल आप अगर अपने खेत में लगाओगे पर एकड़ आपको 30,000 रुपया
ये दिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो भी परचेस किए जाएंगे। बी कैटेगरी है जिसमें बी कैटेगरी के जो हर्बल्स अगर आप लगाओगे उसकी लिस्ट उन्होंने बनाई है तो आपको 50,000 का सब्सिडी मिलेगा, 75,000 सी कैटेगरी के लिए। तो इस प्रकार जो स्टार्टअप्स हैं हर्बल में, आयुर्वेद में काम करना चाह रहे हैं, या ट्राइबल यूथ है जिनके पास लैंड है, तो यहाँ पे ये आप बड़े पैमाने पे हर्बल प्लांटेशन कर सकते हो और उसकी बहुत बड़ी डिमांड है। ये बी कीपिंग है, ये तो आप सबको पता ही है। उसके लिए भी 500 करोड़ का प्रावधान रखा है जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। जो एक हमारे पास टॉप नाम की एक स्कीम थी, टोमेटो ओनियन पोटैटो, तो अभी वो टोटल नाम की स्कीम बनी है जिसको 500 करोड़ का उसको प्रावधान किया है। और इसमें जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप है वो ले सकते हैं इसका बेनिफिट। और दूसरा समझो अहमदाबाद है और सूरत है, सूरत के मंडी में जो माल अवेलेबल है वो अहमदाबाद में शॉर्टेज है, तो आप वहां से अगर यहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपको 50% लॉजिस्टिक में सब्सिडी में छूट मिलेगी, तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इसमें लॉजिस्टिक के जो स्टार्टअप्स है वो उसमें ये कर सकते हैं। दूसरा गोडाउन्स बनाने के लिए, कोल्ड चेन बनाने के लिए इसमें आप काम कर सकते हो। तो यह एक जो एरिया है, आप 5 दिन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो आत्मनिर्भर पैकेज डिक्लेयर किए उसको अगर आप देखोगे, उसी में से मैंने ये जो प्रेजेंटेशन जो बनाया है आप सबके लिए, तो उसी में से ढूंढ के जो स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है ये सब बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, जो अगर हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना है तो हमें हमारे देश का जो इंपोर्ट है उस इंपोर्ट को हमें कम करना चाहिए। आज अगर हम 2019 का अगर हम डेटा देखेंगे तो उसमें हमने 514 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है। और क्या इंपोर्ट किया है? एग्री प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए हैं। वो 514 बिलियन डॉलर के 8.1%, फ्यूएल एंड माइनिंग 30%, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स जो है वो 51% और अदर्स में 10.2%। तो ऐसे लगभग हम 514 बिलियन डॉलर का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने इंपोर्ट किया है। और हमारे मेजर इंपोर्ट पार्टनर्स कौन कौन रहे हैं? तो अरब लीग कंट्री जो है उससे हमने 19.88 लगभग 20%, 514 डॉलर का 20% का मतलब है 100 बिलियन डॉलर्स का हमने इंपोर्ट जो है वो अरब लीग से हम करते हैं। उसमें क्रूड ऑयल जो है वो सबसे ज्यादा है। अब इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? ये जो क्रूड ऑयल के ऊपर जो चल रहे हैं, अभी देश में हम ग्रीन एनर्जी की ओर जा रहे हैं। जो डीजल और पेट्रोल जो हम जिसके ऊपर हमारी जो कारें चलती है, तो हमारे देश में अभी वो ट्रेंड आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी कार का। हाइड्रोजन सेल के ऊपर कुछ कार बन रही है, अभी टाटा मोटर्स ने हाइड्रोजन सेल के ऊपर जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी हमने काम शुरू किया है। तो यहाँ पे जो हमारे स्टार्टअप्स है उनके लिए बहुत बड़ा स्कोप है। जो क्रूड ऑयल हम जो 100 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं उसको कैसे कम करें, कैसे हमारी जो जरूरतें हैं उसको कैसे हम कम कर सकते हैं और अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। इसमें जो डिस्ट्रप्टिव स्टार्टअप्स की जरूरत है, इसमें डिस्ट्रप्शन करने की आवश्यकता है। तो यह चैलेंज क्या हमारे देश के स्टार्टअप्स ले सकते हैं? इस प्रकार का मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। दूसरा, हम लोग चाइना हमारा सबसे बड़ा जो स्टार्टअप पार्टनर इंपोर्ट पार्टनर है, लगभग 13.25%, 514 बिलियन डॉलर का 13.25% हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से। लगभग 70-80 बिलियन डॉलर का लास्ट ईयर हमने चाइना से इंपोर्ट किया है।
क्या क्या इंपोर्ट करते हैं हम लोग चाइना से? बहुत सारी चीजें, एपरल्स में, लेदर एंड लेदराइट प्रोडक्ट्स में, इसमें हम इंपोर्ट करते हैं। अभी जो तिरुपुर, जो हमारा तमिलनाडु का, हमारे देश का जो एपरल हब है, वहां के जो इतने सारे छोटे 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 वहां पे यूनिट्स है, और उन्होंने जो एक्सेसरीज होता है एपरल में, मैं खुद एक एपरल इंडस्ट्री में हूँ, कंस्ट्रक्शन और एपरल इंडस्ट्री में मैं हूँ, जो एपरल के लिए जो एक्सेसरीज लगता है, अभी जो एक बड़ी ऑर्डर इस पैंडेमिक के पहले हमारे तिरुपुर के एसोसिएशन ने चाइना को दी थी। फिर हम लोग अभी देख रहे हैं हमारे और चाइना के रिलेशंस क्या है, क्या स्थिति पे है। लॉकडाउन रहा, उसके बाद में भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ, पोर्ट में माल आके पड़ा हुआ है। तो इतने सारे एपरल रिलेटेड स्टार्ट, क्या हम एपरल के एक्सेसरीज क्या हमारे देश में नहीं बना सकते? इतने बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, हम क्रॉकरीज इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम हमारे घर में अगर हम घुसेंगे, हम घर में घुसने के बाद हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, फर्नीचर है, सैनिटरी वेयर्स है, क्रॉकरी है, वॉचेस है, गॉगल्स है, कितनी सारी चीजें हमारे घर में है जो डेली कंज्यूमेबल है, और ये भी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका चैलेंज हमारे देश के स्टार्टअप्स ने लेना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और तभी हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। यूरोपियन यूनियन हो, यूनाइटेड स्टेट, हांगकांग और ऐसे 9-10 जो हमारे पार्टनर्स हैं, जिससे तो कैसे हमारे देश का इंपोर्ट कम हो, यह देखने का काम। आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के वेबसाइट पे जाइए और वहां का उनका एनुअल रिपोर्ट जो है आप वो देखिए। उस एनुअल रिपोर्ट में हम कौन से देश से कौन से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी पूरी लिस्ट है, उसको जरा देख लीजिए। क्या उसमें से उसके जो प्रोडक्ट्स है वो क्या बहुत उसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये हमारे स्टार्टअप ये चैलेंज नहीं ले सकते क्या? तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो आप में वो कैपेसिटी है, तो आप वो चैलेंज ले लीजिए और इसमें सहायता करिए, ताकि हमारा इंपोर्ट जो है वह कम कैसे हो और जो एक्सपोर्ट है वह कैसे बढ़े। हमने लगभग 330 बिलियन डॉलर का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने इंपोर्ट किया है। और मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे एक फिगर भी आ रही है कि जो चाइना से लगभग 10 बिलियन डॉलर के आसपास का कम इंपोर्ट अप्रैल और जुलाई के इस महीने में हुआ है। और अभी के क्वार्टर, सितंबर एंड क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो भी बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इंपोर्ट हमारा कम और एक्सपोर्ट बढ़ा है, जैसे मैं शुरुआत में भी बता रहा था। तो इस पे जो एक्सपोर्ट जो है, अभी जैसे देखिए अरब लीग और चाइना को अगर हम देखेंगे तो अरब लीग के साथ और चाइना के साथ बड़ा डेफिसिट है। उसको कैसे गैप को हम लोग ब्रीच कर सकते हैं वो देख सकते हैं। वही अगेन एग्री प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग और अदर्स, ये जो प्रोडक्ट है उसमें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगेन आप एक्सपोर्ट का भी डेटा देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साइट पर देखकर, और जिस देश को हम जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो और कैसे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसको हम अगर ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि एक सरकार ने जो ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो बनाया है उसका लाभ हमारे नए स्टार्टअप ले। दूसरा, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, इसके ऊपर अगर हमने ध्यान दिया तो मुझे लगता है, और आप जैसे जो स्टार्टअप्स है आपने अगर कमाल कर दिया, तो हमारा देश बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत, सुजलाम सुफलाम भारत बिल्कुल बन सकता है, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलिंद जी, थैंक यू सो मच। आपने काफी विस्तार से ये अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया और
जो इनोवेटर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं गुजरात में, उनको ज़रूर इसकी लाभ होगा। और ख़ास करके आपने जो एक इम्पोर्टेंट बातें बताई कि स्ट्रैटेजिक रीजन्स के लिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस में, आत्मनिर्भर की कॉन्टेक्स्ट में, और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपने ये बताया कि अपने साधन को कैसे लिवरेज करें, जो है आपने कहा पशुपालन से लेकर हर एक क्षेत्र में जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो देश का, राष्ट्र का जो स्ट्रेंथ है, उसकी बेसिस पे किस तरीके से इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमारे शहरी युवाएँ जो हैं, उनको लगता है कि एक स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि हम एक वेबसाइट बनाएँगे, हम एक मोबाइल ऐप बनाएँगे, हम कुछ ड्रोन्स में करेंगे। तो उन्हें कहीं न कहीं जो देश की जो पर्सिस्टेंट चैलेंजेस हैं, जो सालों से, सदियों से हम लोग जुड़े हुए हैं, उन समस्याओं को भी हल करके हम इनोवेशन बना सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। ये जो रूपरेखा आपने रखा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है जितने भी लोग आज यहाँ जुड़े हैं इस सेशन में, नागार्जुन साहब और आपकी मार्गदर्शन में, उनकी कहीं न कहीं ये एक नया आइडियाज़ रखेगा। 2-3 चीज़ें, सवाल जो हैं मैं आपको सामने रखूँगा और फिर थोड़ा-सा विद परमिशन वी विल डिस्कस ऑन दैट। पहली बात ये है कि जब हम स्टार्टअप इंडिया कहते हैं, कहीं न कहीं स्टार्टअप भारत भी आता है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे आपने कहा डिकी में, एंटरप्रेन्योरशिप खाली एक प्रोफ़ेशन नहीं है, ये एक अलग ही जीने की शैली है, ये एक अलग जीवन शैली है। तो हर आदमी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, हर आदमी एंटरप्रेन्योरियल भी बन सकता है। तो हम लोग भी जब ये आईहब के माध्यम से गुजरात में 3500 इनोवेटर्स को अभी तक सपोर्ट किए हैं, उसमें से मुझे खुशी होती है बताते हुए कि करीब 60% जो इनोवेटर्स हैं, जिनको हमने फंड किए हैं गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, वो अहमदाबाद या बड़े शहर से नहीं आते, वो ग्रामीण इलाका से आते हैं, और दूसरे जिलों से आते हैं। तो इससे एक बात हमें भी कहीं न कहीं लगता है कि जैसे हम स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा जो ग्रामीण इलाका जो है, रूरल इंडिया जो है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कहानी है, वहाँ तक किस तरीके से हम ले पाएँ, और हम लोग उसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। आपकी जो एक्सपीरियंस रहा है डिकी में, आप एक पूरी मुहिम चला रहे हैं इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का। ये जो अर्बन की एरिया की बात करें या रूरल एरिया की बात करें, वहाँ की युवाओं को भी किस तरीके से हम एंटरप्रेन्योरशिप के जोड़ सकते हैं, उसके बारे में 2 शब्द अगर आप बताएँ तो ज़रूर हमको फायदा होगा। तो देखिए, जो मेरा आज का प्रेजेंटेशन रहा है, और उस प्रेजेंटेशन में और आत्मनिर्भर भारत में से जो एक निचोड़ जो मैंने निकाला हुआ है, और उसको अगर हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर है, माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर्स है, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है, दूसरा सबसे बड़ा जो है वो हर्बल कल्टीवेशन है, मधुमक्खी पालन है, टोटल नाम की जो स्कीम है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये रूरल इंडिया में जो है तालुका स्तर पर ही खेती होती है, वहीं पे ही फिशरी हो सकती है, वहीं पे ही और बाकी सब चीजें हो सकती है। वेटरनरी, यानी कि देखिए, हमारे देश में बातें कर रहा था कि मैंने पहली बार लगभग 30,000 करोड़ का प्रावधान डिसीज कंट्रोल और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हमारे देश में किया है। 60 करोड़ का हमारे देश में कैटल पॉपुलेशन है, कैटल और कैट और डॉग इसका। तो इसमें कितने स्टार्टअप्स की जरूरत है। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी बताया, वेट ऑन व्हील, वेटरनरी डॉक्टर ऑन व्हील हैदराबाद में शुरू हुआ है। तो यह तालुका स्तर पे ही शुरू करने के स्टार्टअप्स है पूरे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए पूरा एक सपोर्ट सिस्टम जो है, फंडिंग सिस्टम है, उसकी स्कीम बनी हुई है। तो ये हुआ है। तो ग्रामीण इलाकों में जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स अभी जो वापस अपने गांव गए हैं, कुछ वापस आए हैं, कुछ वापस आना नहीं चाह रहे हैं, तो चलो ठीक है, जो भी वापस नहीं आना चाह रहे हैं उनके लिए स्किल अपग्रेडेशन के प्रोग्राम जो स्किल डेवलपमेंट की ओर से हो रहे हैं, सरकारों की ओर से हो रहे हैं आपके स्किल अपग्रेडेशन के लिए। और उसी के साथ में अगर आपको स्टार्टअप करना है तो ये पूरा एक सपोर्ट सिस्टम जो है, ये सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि मैं एक बात
जरूर कहना चाहूंगा, चाहे वो SC ST के यूथ हो या आम यूथ हो या महिला हो, सभी के लिए आज के तारीख में हमारे देश में एक बहुत ही अच्छा क्लाइमेट जिसको हम कह सकते हैं, या दिस इज द बेस्ट टाइम इन इंडिया टू गो फॉर स्टार्टअप्स इन एनी सेक्टर। इतना इकोसिस्टम, इतना एक इन्वायरमेंट जो है बना हुआ है, जो पूल ऑफ इन्वेस्टर्स, पूल ऑफ इनक्यूबेटर्स, पूल ऑफ मेंटोर्स, ऐसे कभी नहीं था। तो देखिए महानता जी, जब मैंने कभी स्टार्टअप शुरू किया तब तो कुछ भी नहीं था। पर लोगों को पता नहीं था कि इसको भी स्टार्टअप कहते हैं। हाँ, किसको स्टार्टअप कहते हैं, इनक्यूबेटर्स किसको कहते हैं, ये कुछ नहीं था। तो मगर इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इंडियन यूथ। वो कोई भी हो, SC ST से लेके, मैं उसके ऊपर नहीं ज्यादा बात किया। SC ST के लिए तो एक कंप्लीट इकोसिस्टम भारत सरकार ने बनाया है, और जिसका मैं ही साक्षीदार हूं, हमने ही पॉलिसी बनाई हुई है। तो एक कंप्लीट जो है, एक कंडूसिव क्लाइमेट, इको फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली क्लाइमेट देश में बना है। तो बिल्कुल आज सब स्टार्टअप्स अच्छा कर सकते हो, एक सपोर्ट सिस्टम है। थैंक यू मिलिंद जी, आपने सही कहा कि अभी संस्थागत तरीके से सपोर्ट सिस्टम बनी है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा, आपने जब नागपुर से निकल के फिर बाद में जॉब के बाद चालू किए, उस टाइम पे इन चीजों को करने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए कोई नहीं थे। लेकिन आज कोई युवा अगर अच्छा काम करता है, प्रधानमंत्री जी मन की बात में उनकी बारे में बताते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो कहीं राष्ट्रीय स्तर पे इन चीजों की कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस बढ़ी है और आगे जाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। एक और सवाल लेना चाहूंगा मिलिंद जी, आप डिकी की फाउंडर हैं, आपके बहुत सारे मित्र हैं जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पैसा तो कमाता ही कमाता है, लेकिन एक्सपीरियंस का जो कमाई होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट धन होता है। हम गुजरात की इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम में ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आपकी जो मेंटर्स हैं, आपकी जो इंडस्ट्री मेंबर्स हैं, उनको भी हम अपने स्टार्टअप्स और इनोवेटर के साथ जोड़ना चाहेंगे, ताकि वो अपने जो तजुर्बा है, अपने जो एक्सपीरियंस है, उसको कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं, साधन को आगे ले सकते हैं, और हम लोग उसको लिवरेज करके आगे ले सकते हैं। तो ये कर सकते हैं हम लोग। हाँ, या बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत वेरियस टाइप के बिजनेसेस हैं हमारे गुजरात के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। लगभग 11 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 11 गुजरात से ऐसे एंटरप्रेन्योर है जिनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हुआ है, द बेस्ट एंटरप्रेन्योर। रति भाई मकवाना एक बड़ा नाम है, वहां से लेके हमारे, अभी मैं जिनके प्लांट के इनॉग्रेशन को अभी सानंद में गया था, सतीश परमार जो हमारे गुजरात स्टेट के डिक्की के प्रेसिडेंट है, लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट में उनकी फैक्ट्री है। मैं उनका एक बड़ा एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूंगा। जब ये पेंडेमिक की सिचुएशन रही और उसके बाद में जून में मैंने उनको फोन किया कि अरे भाई साहब, आपका कैसे रहा, इतने लोग आपके यहाँ काम करते हैं और आपके ऑर्डर वगैरह का क्या स्थिति रही। तो उन्होंने मुझे बताया कि मिलिंद जी, इस पेंडेमिक में ये 3 महीने जो थे, अप्रैल मई जून में, मेरी 1 साल की ऑर्डर बुकिंग हो गई। मैंने बोला ये तो आपने कमाल कर दिया। वो एक्चुअली CNC मशीन से लेके सब कुछ ऐसे मशीन्स बनाते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि क्या भाई 1 साल की ऑर्डर आपके 3 महीने कैसे बुक हो गई, यानी आपके कॉम्पिटिटर कौन है? तो उन्होंने कहा कि मेरे कॉम्पिटिटर एक तो जर्मनी वाले ये मशीन्स बनाते हैं, उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है। दूसरा, सस्ता वाले चाइना बनाते हैं, और चाइना से थोड़ा महंगा मेरा होता है। मगर हमारे देश में देखिए, एंटी चाइना इतने सेंटीमेंट फैल गए कि लोगों ने ये तय किया कि मैं चाइना का सस्ता माल लेने की बजाय थोड़ा महंगा मेरा जो इंडियन एंटरप्रेन्योर है उससे मैं खरीद करूंगा।
तो यह भी एक्सपीरियंसेस हमारे बहुत सारे हैं। तो वो है दूसरे दिनेश जी हैं, और देवेंद्र खुमान, एक चाय वाय नाम का बहुत बढ़िया स्टार्टअप है, देवेंद्र खुमान। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसको पूरे गुजरात से हम लोग आई हब के साथ एज अ मेंटोर हम उसको जोड़ सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ पूल ऑफ our entrepreneurs as a mentor pool। तो बिल्कुल हम सहयोग करेंगे और जो नए स्टार्टअप है उनको मार्गदर्शन करेंगे। वंडरफुल सर, इनफैक्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल है, क्योंकि सरकार सबसे आसानी से धनराशि या जिसको जोखिम राशि या रिस्क फंड कहते हैं वो तो उपलब्ध करवा ही देता है, लेकिन आगे उस रिस्क फंड को मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है, जो हम डिकी और बाकी साथियों के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आपकी प्रेजेंटेशन में आपने जो रूपरेख रखा आज कि गैप एरिया क्या है, अपॉर्चुनिटी कहाँ है और मार्केट कितना बड़ा है और सीमित साधन में आप किस तरीके से ये कर सकते हो, ये बिंदुओं को आपने जिस तरीके से सरल सुगम भावना से इसको संक्षेप से आपने बताया, ये जरूर गुजरात की इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को उपलब्ध होगा। और आज आपकी सेशंस को हजारों संख्या में विद्यार्थियों ने गुजरात में सुने हैं। आपका सेशन हमने आई हब की सोशल मीडिया और यूनिवर्सिटी की सोशल मीडिया पेज के माध्यम से हमने लोगों तक पहुंचाया है। ये सेशंस बाद में वीडियो के रूप में बाकी लोगों को भी हम शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आपने आज जो 1.5 घंटा हमारे साथ बिताए, ये जो इन्वेस्टमेंट आपने वक्त की ये बहुत काम लाएगा और इससे बहुत लोग प्रोत्साहन लेंगे। और जैसे आपने कहा कि आप सरल तरीके से सहज भावना से एक रिमोट प्लेस से आके इतनी बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं। आज आप IIM की गवर्निंग बोर्ड के चेयर हैं, आप EDA जैसे इंस्टीट्यूशंस को मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसके साथ साथ खुद आज एंटरप्रेन्योर इतनों को गाइड कर रहे हैं। तो आपने सिर्फ एक थ्योरी नहीं दी, बल्कि उस थ्योरी को अपने जीवन में प्रैक्टिस में उतारा और आप एक जीवंत एग्जाम्पल हैं बाकी इनोवेटर्स के लिए भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज अपने वक्त निकाले। और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, आई हब एंड एंटायर स्टार्टअप कम्युनिटी, मैं हृदयपूर्वक आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपकी मार्गदर्शन से डिकी के साथ खास करके आई हब लगा रहेगा इस इकोसिस्टम की कामकाज को, और हम फिर से एक कनेक्टिविटी एफर्ट्स के साथ, एक कंकरेंट एफर्ट के साथ इस इकोसिस्टम को आगे ले जाएंगे, सो दैट भारत जो है एंटाइटलमेंट बेस्ड इकोनॉमी से एंटरप्रेन्योरल इकोनॉमी की तरफ जा सके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।